हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल वर्ष 2023 में पूछा गया कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपके प्रश्न पत्र का जो पार्ट ए है, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, यानी बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न था, उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस इज और एन, ठीक है, ब्लैंक लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस प्रकार का लैंग्वेज है? ये क्वेश्चन आपके सी प्लस प्लस यूनिट से है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, मेन इज ए और एन, ठीक है। ये प्रश्न एक था, ये प्रश्न दो है। मेन इज ए और एन। मेन क्या है? ऑप्शन 1 है लिटरल, 2 है फंक्शन, ऑप्शन 3 है आइडेंटिफायर और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेन हमारा फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। आपको बताना है इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स। वॉइड डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, इम्पटी डेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इन सी प्लस प्लस, सी इन, सी आउट, सी एरर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। सी प्लस प्लस में ये सी इन, सी आउट और सी ई आर आर क्या होते हैं? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दीज आर कॉल्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। इसका ऑप्शन होगा सही 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये कैरेक्टर लिटरल का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हैं सिंगल कोट के अंदर अगर कोई सिंगल कैरेक्टर हो तो इसे हम लोग कैरेक्टर लिटरल या कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता हो उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उसे पॉइंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलोज द रूल। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन से रूल को फॉलो करता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, चेंज देन यूज। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी माइनस डी प्लस ई। यहां पर कह रहा है कि पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा फिर कौन सा ऑपरेटर काम करेगा। यहाँ एक रूल याद रखना है, आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और जो मॉडुलस होता है, इसका प्रायोरिटी आपस में सेम होता है और प्लस और माइनस का प्रायोरिटी आपस में सेम होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इसका प्रायोरिटी हाइयर होता है और प्लस माइनस का लोअर होता है। तो यहां देख करके सबसे पहले यही पता चल रहा है कि पहले आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का होगा। लेकिन यहां भी आपको एक और रूल फॉलो करना है, वो ये कि अगर दो ऑपरेटर एक साथ हैं और दोनों का प्रायोरिटी सेम है, जैसे कि यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करें? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है? यहाँ पर कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ हो तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है उसको सॉल्व करेंगे। और जब आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको डिवीजन मिलता है, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लिकेशन मिलता है। ये हो गया। अब बच गया क्या? अब बच गया आपका माइनस और प्लस। तो माइनस पहले है ना, तो पहले माइनस और उसके बाद प्लस। तो ये जो ऑप्शन जहां मिलेगा आपको वही आपका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए सही उत्तर क्या है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 1 नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर दो दो एस्ट्रिक लगा हुआ है, 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी दो दो एस्ट्रिक है, दो मल्टीप्लिकेशन का जो है ऑपरेटर का सिंबल दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल तो है नहीं। इसका जो हो जाएगा वो उत्तर होगा नन ऑफ दिस। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शन 1 को लेकर के, लेकिन मैंने अभी आपको एसोसिएटिविटी रूल के बारे में बताया है, उस हिसाब से पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस फिर प्लस का काम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स वेपरिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर।
आपको बताना है कि वो कौन सा कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है डेटा और फंक्शन को आपस में रैप करना। इसका सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। आपको बताना है इनमें से कौन जो है क्लास का मेंबर नहीं होता है। सही उत्तर होगा फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन अ क्लास इज। क्लास में जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो कौन होता है। इसका सही उत्तर होगा प्राइवेट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन सी प्लस प्लस ब्लैंक ऑपरेशन इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आपको बताना है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर होगा नी ऑपरेटर का। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज अडेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा कौन सा अप्रोच को फॉलो किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बॉटम अप अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड बाय। जो आपके प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 और 2, यानी मेंबर फंक्शन के द्वारा भी और फ्रेंड फंक्शन के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 16, एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन के बारे में कुछ बात कहा गया है, देखिए कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन 1 है प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन। इनलाइन कीवर्ड के साथ हम लोग जो है इसका स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। दूसरा, सेव्स एग्जीक्यूशन टाइम, समय को बचाता है। ऑप्शन 3, अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन के साथ ये अवेलेबल होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय। आपको बताना है डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है, लेकिन इसके आगे एक सिंबल लगा होता है। वो कौन सा सिंबल है। ऑप्शन होगा इसका थर्ड नंबर, टिल्ड साइन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास टाइप एज मेंबर देन इट इज कॉल्ड। इसका सही उत्तर होगा इसे कंटेनरशिप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 18, ये जो एमसीक्यू है ना, ये सारा का सारा आपका C++ यूनिट से था। तो एमसीक्यू जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका C++ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। आपको बताना है इसमें से कौन मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। उत्तर होगा ट्री। क्वेश्चन नंबर 20, क्यू फॉलोज। क्यू किसे फॉलो करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फीफो, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 21, एन इंसर्शन इन स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक में इंसर्शन को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा इसे पुश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका C++ से है ना। तो 18 तक भी C++ से था और 18 के बाद जो बाकी क्वेश्चन था 19, 20 या 21 ये आपका डेटा स्ट्रक्चर से था। लेकिन अगेन 22 जो है C++ से क्वेश्चन है कि बेस क्लास इज। बेस क्लास क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा बेस क्लास एक नॉर्मल क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 23 भी अगेन एक C++ से ही क्वेश्चन है। इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई। ठीक है, वाई से एक्स क्लास निकला है, तो वाई जो है ये कहलाएगा आपका सुपर क्लास और एक्स कहलाएगा आपका सब क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रहा है कि y इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ x। y को x का क्या कहेंगे, तो y को x का सुपर क्लास कहेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। y जो है वो x का सुपर क्लास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन ये C++ से क्वेश्चन है। इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। पब्लिक इनहेरिटेंस में जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होता है बेस क्लास का वो डिराइव्ड क्लास में क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा डिराइव्ड क्लास में। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी C++ से ही है। अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। इसका सही उत्तर होगा बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी आपका C++ से ही है कि इफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स। इफ स्ट्रीम क्लास जो होता है वो किसको सपोर्ट करता है। इसका सही उत्तर होगा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल से क्वेश्चन है, बेसिकली डेटाबेस से है। द रोज ऑफ अ रिलेशन आर नोन एज। है ना, रिलेशन मतलब टेबल, टेबल के रो को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा टपल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एसक्यूएल मींस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर होगा टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। टू नंबर ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी आपका डेटाबेस से ही है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू इज कॉल्ड। एक बूलियन एक्सप्रेशन जो आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू देता हो, इसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा उसे टोटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट, आपको बताना है किसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी बूलियन अलजेब्रा से है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32, ये तीन एमसीक्यू आपका बूलियन अलजेब्रा से है। मिड टर्म्स डेजिग्नेशन ऑफ ए बी नॉट सी डी नॉट, यहां पर कह रहा है कि ए बी नॉट सी डी नॉट के लिए मिन टर्म को लिखिए। तो देखिए, जहां पर नॉट नहीं लगा हुआ है वहां 1 लिखिए, जहां नॉट लगा हुआ है उसके लिए 0 लिखिए, ठीक है। तो 1 0 1 0, ठीक। अब 1 0 1 0 जो है ये किस नंबर का बाइनरी है, तो ये जो है आपका ये नंबर 10 का बाइनरी है, ठीक है। तो मिन टर्म के लिए हम लोग स्मॉल m इस्तेमाल करते हैं और इसके नीचे लगा दीजिए 10, तो स्मॉल m 10, ये जो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से है। फर्स्ट नेटवर्क वाज, पहला नेटवर्क कौन था, सही उत्तर होगा ARPANET। क्वेश्चन नंबर 34, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है कि किसी भी नेटवर्क में जो नोड्स का आपस में जो जोड़ने का जो पैटर्न होता है, आप कंप्यूटर को अलग अलग पैटर्न में क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, क्या कहलाता है, सही उत्तर होगा उसे हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, XML मीन्स, XML का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आपका MCQ, 35 MCQ। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन पेपर का जो है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें पार्ट बी में भी क्वेश्चंस का जो है आपका कुछ सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, जो है टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको जो है 5 क्वेश्चन का ही केवल उत्तर देना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन के लिए 1 × 5 5 नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड C++, C++ को डेवलप किसने किया, सही उत्तर होगा बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप डेवलप्ड C++। यहाँ पर याद रखना है कि आपको जो उत्तर देना है, चूंकि 1 नंबर के लिए है, तो उत्तर जो होगा वो छोटा हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा जो है डिस्क्राइब करके नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। आपको बताना है दिया गया जो बिल्ट इन फंक्शन है, जो लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका पर्पस क्या है। पहला है strcpy और दूसरा है टू लोअर। तो strcpy के बारे में जान लीजिए। द strcpy फंक्शन इन C++ कॉपीज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी एक स्ट्रिंग के डेटा को किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम होता है इस लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा। दूसरा जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है उसका नाम है टू लोअर। द टू लोअर फंक्शन इन C++ कन्वर्ट्स अ गिवन कैरेक्टर टू लोअर केस। ये फंक्शन क्या करता है कि आर्गुमेंट में जो भी आप कैरेक्टर पास कराएंगे उस कैरेक्टर को ये लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। आपको बताना है कि इनके लिए, है ना, नीचे दिया गया जो दो स्टेटमेंट है उसको पढ़कर बताइए कि इनके लिए कौन सा डेटा टाइप का आप इस्तेमाल करेंगे। ए नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, इसके लिए कौन सा डेटा टाइप होगा, कैर होगा, ठीक है। भले ही आप कैरेक्टर एरे बनाएंगे लेकिन डेटा टाइप तो कैर ही होगा। ऑप्शन बी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में स्टूडेंट की संख्या, तो ऑब्वियसली ये जो है इसका डेटा टाइप इंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। आपको बताना है कि यहाँ कोड दिया गया है, इसके लिए आउटपुट क्या होगा। यहाँ एक फोर लूप है जिसमें कह रहा है कि आई क्या है, आई आपका जो है वो 1 से शुरू हो रहा है। फिर कंडीशन क्या है कि आई का जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, तो हाँ है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होता है तो लूप के बॉडी में आइए और आई का जो वैल्यू है करेंट वैल्यू दैट इज 1, वो 1 प्रिंट कीजिए। 1 प्रिंट कीजिए और स्लैश एन से कर्सर न्यू लाइन में। यहां से आप जब यहां जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है आई का नया वैल्यू बराबर आई का पुराना वैल्यू प्लस 3। तो आई का पुराना वैल्यू था देखिए 1, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया, 4 हो गया। फिर जाइए कंडीशन चेक कीजिए कि आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। क्या ये लेस देन इक्वल टू 20 है, तो हाँ है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से ये लूप के बॉडी में और आई का जो करंट वैल्यू है 4 उसको प्रिंट कीजिए। स्लैश एन से न्यू लाइन में चले आइए। इसके बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हर बार क्या होगा,
हर बार आई का वैल्यू में 3 का इंक्रीमेंट होगा, पिछला जो भी वैल्यू होगा उसमें 3 जोड़ते जाइए और वही आई का वैल्यू होता चला जाएगा, तो 7 होगा। 7 के बाद जो है 7 + 3 जो है वो 10 होगा। ऐसे करते करते इसको कहाँ तक जाना है, इसको लेस देन 20 जाना है, लेस देन या इक्वल टू 20 जाना है। तो लेस देन 20 जो है, या लेस देन इक्वल टू 20 जो है वो कहाँ तक है, 19 तक है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फोर लूप का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फोर लूप से क्वेश्चंस देखा गया है कि पिछला 3-4 साल से फोर लूप पर आधारित क्वेश्चंस ज्यादा पूछा गया है। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आउटपुट को लेकर के। नेक्स्ट है डिफाइन फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि a function name having several definitions that are differentiable by the number or types of their argument is known as overloaded function, and this process is known as function overloading। एक बात करें एक ऐसे प्रोग्राम की जिस प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन हो, उनका डेफिनेशंस अलग अलग होगा, और उनको आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, तो या तो उसमें जो है आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग होगी या आर्गुमेंट का टाइप्स अलग अलग होगा। तो उस प्रोग्राम में वैसे फंक्शंस को, है ना, एक ही नाम वाले ढेर सारे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे ये हम लोग कहेंगे कि ये ओवरलोडेड फंक्शन है, और इस प्रोसेस को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन सी प्लस प्लस। फंक्शन ओवरलोडिंग को आप जो है सी प्लस प्लस में एक फीचर होता है पॉलीमॉर्फिज्म, उसका आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग को मैंने अपने एक लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है। हमारे इस चैनल में कंप्यूटर साइंस का जो सी प्लस प्लस यूनिट है, इसमें जितने भी चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर जो है, वो सारा लेक्चर जो है अपलोड है। अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो आप जा करके जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से फंक्शन ओवरलोडिंग को समझिए। क्योंकि यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो हो सकता है कि बताते बताते जो है वो 2 घंटे का जो है वीडियो बन जाए। तो मैं बहुत डीपली नहीं चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं टॉपिक वाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है गिव डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x+x0y इसका डुअल। देखिए डुअल में क्या करना पड़ता है आपको, वेरिएबल के साथ कुछ नहीं करना है, वेरिएबल वही रहेगा, x वेरिएबल है ना वैसे रखना है। जहां प्लस हो उसको डॉट में बदल दीजिए, ठीक। x0 ऐसे रहने दीजिए, x0 के साथ यहाँ डॉट था, ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन डॉट आप समझ सकते हैं, डॉट को प्लस में बदल देना है। तो ये जो होगा आपका, ये आपका यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है प्लस हो जाएगा, ठीक। नाउ बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर क्या है कि a+0, ठीक है, यहाँ इंटू छुपा हुआ है, फिर यह है a × 1 × a0। इसको कैसे बदलेंगे, ए को ए ही रहने दीजिए, प्लस को डॉट में बदलिए, जीरो को 1 में बदल देते हैं, याद रखना है, ठीक। फिर यहाँ डॉट है, इसको प्लस में बदल दीजिए, ए ही रहेगा। यहाँ 1 है, 1 को 0 में बदल देते हैं, ठीक है। और ये जो a0 है ये a0 ही रहेगा। साथ ही साथ चूंकि यहाँ सभी डॉट है, इन सारे डॉट को क्या कर देना है, प्लस में बदल देना है। तो डुअल ऐसे निकाला जाता है, जहां प्लस हो उसको डॉट में बदलिए, जहां डॉट हो उसको प्लस में बदलिए, जहां जीरो हो उसको 1 में बदलिए, जहां 1 हो उसको 0 में बदलिए। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डुअल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग। चैटिंग का जो है मतलब क्या होता है, द टेक्सुअल टॉक बिटवीन टू पीपल इन ऑनलाइन मैनर इज कॉल्ड चैटिंग। दो व्यक्ति ऑनलाइन टेक्स्ट, है ना, टाइप करते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसको हम लोग जो है चैटिंग कहते हैं। वी यूज डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर चैटिंग लाइक फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, etc। और चैटिंग करने के लिए हम इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन था सेक्शन ए में, लेकिन इनमें से केवल आपको 5 का ही उत्तर देना था, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी का। यहां पर सेक्शन बी के बारे में कहा जा रहा है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। 5 का ही आपको उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के लिए टोटल अंक कितना हो जाएगा, 15। सेक्शन बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज लिटरल। लिटरल क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल बाय गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल। लिटरल क्या होता है, इसका इसका डेफिनेशन लिखना है, साथ ही साथ डिफरेंट जो लिटरल्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये ऑलरेडी जो है इसका लेक्चर मेरा डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत डेप्थ में हम लोग नहीं जानेंगे, सिंपली पढ़ देते हैं लाइन को कि लिटरल जिसको कि हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, ये वो डेटा आइटम्स होता है जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन।
सी प्लस प्लस में सेवरल काइंड्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका इंटीजर कांस्टेंट होता है ना। इसके अलावा जो है कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। और बात करें आगे, तो हम लोग का जो है फ्लोटिंग या रियल कांस्टेंट होता है, फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, फिर मैंने बताया इंटीजर कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो एक ऐसा वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, है ना, और वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जैसे 34 -67 0 200। अब इंटीजर कांस्टेंट भी तीन तरह का होता है, डेसिमल इंटीजर होता है, ऑक्टल इंटीजर होता है और हेक्साडेसिमल। डेसिमल इंटीजर में जो संख्या होगा वो जीरो से लेकर के 9 डिजिट से मिलके बनता है। ऑक्टल जो आपका इंटीजर होता है वो जीरो से लेकर के 7 डिजिट से मिलके बनता है, और वो जो नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। हेक्साडेसिमल जो इंटीजर होता है उसमें जीरो से लेकर के 9 और ABCDEF ये भी डिजिट माना जाता है, यानी 16 16 डिजिट होते हैं। और स्टार्ट में हम लोग 0x लगा करके नंबर को लिखते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर जो है सिंगल कोट्स में लिखा हुआ हो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जो कैरेक्टर जो होता है वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। और जो साइज होता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट का वो 1 बाइट होता है। फॉर एग्जांपल सिंगल कोट में ए लिखा, सिंगल कोट में 1 लिखा, सिंगल कोट में प्लस लिखा, ये सभी कैरेक्टर कांस्टेंट के एग्जांपल है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग या रियल कांस्टेंट का। तो एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसे नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट या फिर हम लोग रियल कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि 67.9 है या -80.4 है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट, डबल कोट के अंदर आप कैरेक्टर्स को लिखते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। और स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल, एक स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा नल से क्या होता है, टर्मिनेट होता है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देकर के बता दिया है कि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ जो चीजें हैं, ये जो वैल्यू है, ये क्या है, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिटरल्स और उसके टाइप्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी जो है 3 अंक के लिए है, तो 3 अंक के लिए आपको जो है कम से कम 150 वर्ड का लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये एल्गोरिदम को डील करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा को डील करता है। यहाँ पर प्रोग्राम को हम लोग डिवाइड करते हैं फंक्शन में, यहाँ पर प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट में। ये टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच को जो है एम्प्लॉय करता है, फॉलो करता है, ये बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। ये कम सिक्योर है, ये ज्यादा सिक्योर है। ये ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ये ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। ये डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ये सही से मॉडल नहीं कर पाता है, जबकि ये कर पाता है। डाटा हेडिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर डेटा हेडिंग पॉसिबल है। इसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, इसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नाम का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका सेक्शन बी का है, वो है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। और आपको जो है एग्जाम्पल देना है सी प्लस प्लस में इसके इम्प्लीमेंटेशन को दिखाते हुए, यानी सी प्लस प्लस में आके एक प्रोग्राम आपको लिख देना होगा जो कि ये बताए कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म है। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन जानिए। पॉलीमॉर्फिज्म इज एन इंपॉर्टेंट concept of object oriented programming. It simply means more than one form. पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसका मतलब होता है एक से ज्यादा फॉर्म, दैट इज द सेम एंटिटी और फंक्शन और ऑपरेटर बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनारियो। यहाँ पर यह कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है या कोई एक ऑपरेटर है जो अलग अलग सिनारियो में, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग जो है बिहेव को दिखलाता है, अपने व्यवहार को दिखलाता है। जैसे जो प्लस ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में, इस ये जो है किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या यूज करते हैं, तो दो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में जो प्लस ऑपरेटर होता है ये दो खास तरह का काम करता है। क्या? वेन इट इज यूज्ड विथ नंबर्स, अगर आप इसको नंबर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ये सिंपली क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा वही। एंड वेन वी यूज प्लस ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रिंग को क्या कर देगा, सिंपली ये कॉन्केटिनेट कर देगा। तो ये जो है फंक्शन आपका जो होता है ओवरलोडिंग, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। आगे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है वी कैन इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस यूजिंग द फॉलोइंग वेज। फंक्शन ओवरलोडिंग, ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। फंक्शन ओवरराइडिंग, ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। वर्चुअल फंक्शंस, ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन आपको अभी क्वेश्चन में कहा गया था एक
जो है प्रोग्राम लिख दीजिए जो ये दर्शाए कि हाँ यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो हमारे सिलेबस में भी था, ठीक है, और फंक्शन ओवरलोडिंग को लेकर के ही हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिससे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इसका जो है लेक्चर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर हम लोग यहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमने दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, इस ए और बी को जोड़ देगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है सेम नाम का, इसमें हम लोग दो डबल टाइप का वैल्यू पास करा रहे हैं। गौर कीजिएगा यहाँ पर दो इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कराया जा रहा है, जबकि यहाँ पर दो डबल टाइप का वैल्यू पास कराया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन अलग है क्योंकि इसमें आर्गुमेंट अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, सी आउट इंडल सम इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ भी ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ जो ऐड नाम का फंक्शन है ये दो पॉइंट वाला वैल्यू को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो दो डिफरेंट काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक, मेन फंक्शन में जब आप आते हो तो सबसे पहले हम ऐड फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, दो इंटीजर को पास करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप दो इंटीजर को पास कराएंगे और आपसे पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर काम करेगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये कि चूंकि यहाँ पर दोनों जो वैल्यू है वो दोनों इंटीजर टाइप का है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है दो इंटीजर का। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा आपका 2, 10 और 2 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और सम इक्वल टू 12 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर दो पॉइंट वाला वैल्यू आप पास करा रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, डबल। डबल का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाला वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 5.3 जो है ए में कॉपी होगा और जो 6.2 है बी में कॉपी होगा, और यही दो वैल्यू जो है आपका यहाँ पर ऐड होकर के प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें सेम नाम के दो फंक्शन हैं, ये दो अलग अलग प्रकार के डेटा को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यही पॉलीमॉर्फिज्म भी हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस बताइए। हमने यहाँ पर एक टेबल बना करके बताने का कोशिश किया हुआ है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले बात करें तो कंस्ट्रक्टर हेल्प्स एलोकेट मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को एलोकेट करता है, रिजर्व करता है। और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डी एलोकेट द मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को फ्री करता है, डी एलोकेट मतलब फ्री करता है। कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टर जो है आर्गुमेंट ले भी सकता है। ठीक है, ले सकता है, कैन मतलब ले सकता है, मतलब नहीं भी ले सकता है, ले सकता है, दोनों चीज के साथ होगा। और डिस्ट्रक्टर जो होता है ये कभी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में जो बात यहाँ पर हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का डिटेल लेक्चर डाला हुआ है, वहां से आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को समझ लीजिएगा। और समझने के बाद जब आप इस डिफरेंस को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ब्लॉक इज एग्जिटेड, है ना, एंड व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट। जब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होता है या फिर अगर आप ब्लॉक से बाहर निकल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। और भी कुछ डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर कहा गया कि दे आर कॉल्ड इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन। जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे कॉल होता है। और इसके बारे में डिस्ट्रक्टर के बारे में कहा जाता है कि दे आर कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन। अपने क्रिएशन के रिवर्स ऑर्डर में ये फंक्शन कॉल होता है। ये सारा चीज हो सकता है आपको बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप इन चीजों को जो है ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ दूं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये काफी डेप्थ कंसेप्ट है। अगला डिफरेंस है, देयर कैन बी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास। किसी एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जबकि देयर इज सिंगल डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास, जबकि क्लास में केवल एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। अगला है डिफरेंस कि कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है जबकि डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम का कोई चीज होता है जिसके जरिए हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसा कोई कंसेप्ट जो है वो डिस्ट्रक्टर के केस में नहीं होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट फोर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ चार, किन्हीं चार ऑपरेशंस के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या क्या बताया गया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन एवरी डेटा स्ट्रक्चर। हर एक डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि होते ही होते हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर में। तो केवल चार के बारे में हम लोग को बताना था, इसलिए केवल चार ही बता रहे हैं, नहीं तो चार से ज्यादा होता है ऑपरेशन। पहला है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन मीन्स टू ऐड एन एलिमेंट इन अ गिवन डेटा स्ट्रक्चर। किसी डेटा स्ट्रक्चर में आप कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, इसे हम लोग इंसर्शन कहते हैं। द
ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन इज सक्सेसफुल व्हेन द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज एडेड टू द रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा अगर आपका इंसर्ट हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल डेटा मेरा इंसर्ट हो गया, है ना। अगर डेटा ऐड हो जाता है तो कहेंगे मेरा जो इंसर्शन है वो सक्सेसफुल रहा। It is unsuccessful in some cases when the size of the data structure is full and when there is no space for and space in the data structure to add any additional element। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी डेटा स्ट्रक्चर में जगह ही नहीं है और हम लोग उसमें डेटा स्टोर करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर डेटा होगा ही नहीं स्टोर क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वैसी स्थिति में अनसक्सेसफुल होता है डेटा का इंसर्ट होना। The insertion has the same name as the insertion in the data structure as an array, linked list, graph, tree। ठीक है, जैसे array हो वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है, ग्राफ है, ट्री है, ये से भी डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग जो है कोई डेटा को ऐड करते हैं तो कहते हैं कि इंसर्शन हो रहा है। जबकि जबकि हम लोग अगर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कहें तो यहाँ पर कह रहा है कि दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश। ठीक है, स्टैक में डेटा को ऐड करना पुश कहलाता है, वहां इंसर्शन नहीं कहते हैं, पुश कहते हैं। और उसी प्रकार से क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जब हम लोग इंसर्शन का ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम लोग इन क्यू कहते हैं। अगला है डिलीशन। डिलीशन भी एक ऑपरेशन है। डिलीशन मीन्स टू डिलीट एन एलिमेंट इन द गिवन डेटा स्ट्रक्चर। दिए गए डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को डिलीट करना डिलीशन कहलाता है। आगे कहा गया है कि द ऑपरेशन ऑफ डिलीशन इज सक्सेसफुल व्हेन द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। उस डेटा स्ट्रक्चर से अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा डिलीशन सक्सेसफुल रहा। आगे कहा गया है कि द डिलीशन हैज द सेम नेम एज द डिलीशन इन द डेटा स्ट्रक्चर एज एन एरे, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, etc। है ना, एरे में, लिंक लिस्ट में, ग्राफ में, ट्री में सभी को डिलीशन ही कहा जाता है, लेकिन स्टैक में डिलीशन के लिए नाम दिया गया है पॉप। और वही क्यू में, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन के लिए नाम दिया गया है डीक्यू। अगला ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मींस टू विजिट द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन इट। इट विजिट्स डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है किसी डेटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक एलिमेंट के साथ विजिट करना, प्रत्येक एलिमेंट को विजिट करना, ठीक है। अगला ऑपरेशन है सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स टू फाइंड अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द गिवन डेटा स्ट्रक्चर। किसी डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट को ढूंढना सर्चिंग कहलाता है। इट इज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल व्हेन द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज फाउंड। सक्सेसफुल तब कहा जाएगा अगर वो डेटा आपको मिल गया ढूंढने के दौरान। और सर्चिंग इज द ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, etc। सर्चिंग हम लोग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस डेटा मॉडल अवेलेबल फॉर द डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में कितने तरह के डेटा मॉडल होते हैं। ऐसे तो डेटा मॉडल में बहुत सारा, डेटाबेस सिस्टम में बहुत सारा मॉडल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 ही पढ़ना है, तो हम लोग केवल 3 के बारे में ही यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग 3 नंबर के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर। अ डेटाबेस मॉडल शोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। एक डेटाबेस मॉडल जो है किसी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर को बतलाता है, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप्स एंड कंस्ट्रेंट्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड। इसमें यह भी शामिल होता है कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, कौन कौन से कंडीशन है, और जो कि डिटरमाइन करता है, जो कि ये इस बात का फैसला करता है कि डेटा किस प्रकार से स्टोर किया जाएगा, डेटा किस प्रकार से एक्सेस यानी निकाला जाएगा, ठीक। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डेटा मॉडल्स। बहुत सारे तरह के डेटा मॉडल होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इंक्लूड। यहाँ पर कुछ कॉमन जो डेटा मॉडल है उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इसके बारे में कहा गया है कि द हायरार्किकल मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक पेड़ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे नजर आ रहा है, एक पेड़ का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेयर इच रिकॉर्ड हैज अ सिंगल पेरेंट और रूट। हर एक रिकॉर्ड का, है ना, हर एक रिकॉर्ड का एक पेरेंट होगा। सिबलिंग रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। जो सिबलिंग होगी यानी कि उसके नीचे, है ना, जैसे हम लोग ना भाई बहन उसको सिबलिंग बोलते हैं, तो ऐसे समझ लो कि ये पेरेंट है और ये अगल बगल जो है ये दोनों जो है वो भाई बहन होगी। इसके बारे में कह रहा है कि सिबलिंग रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। खास तरीके से ये सॉर्टेड रहते हैं, स्टोर नहीं है, सॉर्टेड, है ना, अरेंज रहते हैं। दैट ऑर्डर इज यूज एज द फिजिकल ऑर्डर फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस। ये जो ऑर्डर है इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस को में डेटाबेस में रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। दिस मॉडल इज गुड फॉर डिस्क्राइबिंग मेनी रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। ये मॉडल अच्छा होता है किसके लिए, अगर आप जो है रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है और ये इसका डायग्राम है। नाउ अगला है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। कहता है द मोस्ट कॉमन मॉडल द रिलेशनल मॉडल सॉर्ट्स, है ना, डेटा इनटू टेबल्स। यहाँ पर कह रहा है
कि जो सबसे कॉमन मॉडल होता है आपका वो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, जिसमें कि डेटा को हम लोग टेबल में अरेंज करते हैं, ऑल्सो नॉन एज रिलेशन। टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। इच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जो भी टेबल होगा वो जाहिर सी बात है कॉलम्स और रो से मिलकर के बनेगा। इच कॉलम लिस्ट एन एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी इन क्वेश्चन सच एज प्राइस, जिप कोड। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक कॉलम को जो है एक नाम, एट्रीब्यूट मतलब नाम दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इस टेबल को देखें तो इस टेबल में आपको दिख रहा है एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल। इसमें रोल नंबर जो है या नेम जो है या सीजीपीए है, ये क्या है, ये कॉलम है और इसको हम लोग एट्रीब्यूट कहेंगे। आगे बताया गया है इच रो ऑल्सो कॉल्ड अ टपल्स। यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड है, तीन रिकॉर्ड है, चार रिकॉर्ड है। इनको क्या कहा जाता है, रोज को टपल्स कहते हैं। ठीक है। इंक्लूड डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ एंटिटी इन अ क्वेश्चन सच एज पार्टिकुलर एम्प्लॉय। मतलब एक रो जो होता है उसको टपल्स कहते हैं। रो मतलब एक रिकॉर्ड होता है जो कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दे। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है तो ये एक रिकॉर्ड है जो एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का जानकारी देगा। अगर ये टेबल किसी एम्प्लॉय का बना हुआ होता है ना, एम्प्लॉय का डेटा को रखने के लिए कोई टेबल बना होता, तो वो एक जो रो होता वो एक एम्प्लॉय का जानकारी दे रहा होता। यही बात यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है। आपको जो भी आंसर यहाँ बताया गया है अगर आप इसको अपने शब्दों में लिख पाते हैं तो और बढ़िया बात है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का नेटवर्क डेटा मॉडल। कहता है कि दिस मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल। हमने सबसे पहले जो हायरार्किकल डेटा मॉडल पढ़ा था उसी का ये एक एक्सटेंशन है ना। इन दिस मॉडल आल्सो देयर एग्जिस्ट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यहाँ भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला जो है आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। बट अ चाइल्ड डेटा एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन पेरेंट एलिमेंट और नो पेरेंट एट ऑल। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कोई जो चाइल्ड डेटा एलिमेंट होगा उसका जो है एक से ज्यादा पेरेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई पेरेंट ना भी हो। द मेन डिफरेंस ऑफ द नेटवर्क मॉडल फ्रॉम द हायरार्किकल मॉडल इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल मेनू टू मेनू रिलेशनशिप। यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि जो खास डिफरेंस है वो ये है कि ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और इन अदर वर्ड इट अलाउज अ रिकॉर्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट। या ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है जिसका एक से ज्यादा पेरेंट हो। ठीक है। इसका डायग्राम देखिए। ये इसका एक डायग्राम है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको पेरेंट है, ठीक है, तो ये इनका चाइल्ड हो गया। और अगर ये पेरेंट है, ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं ना, इसका पेरेंट इंग्लिश है। और ये जो प्रियंका है ना, इसका दो दो पेरेंट हो गया, इंग्लिश भी हो गया, मैथ भी हो गया। यानी प्रियंका जो है इंग्लिश भी पढ़ती है, मैथ भी पढ़ती है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको ट्रुथ टेबल बनाना है किसका, एक्स नॉट वाई जेड नॉट प्लस एक्स वाई नॉट का। बड़ा आसान सा तरीका है इसको बनाने का। ये बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपको आता ही आता है। आपको देखना है टोटल नंबर वेरिएबल्स क्या है। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो तीन कॉलम बना लीजिए एक्स वाई और जेड। इसके बाद आप ये देखेंगे ना कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया उसमें कोई नॉट वाला भी है, तो हाँ यहाँ एक्स नॉट है, जेड नॉट है और वाई नॉट है। तो आप यहाँ पर एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट भी बनाएंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका दो टर्म है। कौन कौन सा टर्म है, एक टर्म है एक्स नॉट वाई जेड नॉट और दूसरा टर्म है एक्स वाई नॉट। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्स नॉट वाई जेड नॉट एक ये वाला कॉलम बना लेंगे, और एक बना लेंगे आप जो दूसरा टर्म है एक्स वाई नॉट उसका। और फाइनली आप देखिए कि ये दो टर्म को जोड़ करके दिखाना, ये यहाँ बना लेंगे। कैसे चीजों को फिल करते हैं, डेटा कैसे फिल किया जाता है, यहाँ पर आइए। आपका जो यहाँ पर तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, तो जेड से फिल करेंगे सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन। अगले में आ जाएंगे सीधे डबल कर देते हैं, डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो डबल वन। फिर इसका भी डबल करेंगे, चार जीरो और चार वन। ठीक, ये हो गया। ये चूंकि बुलियन अलजेब्रा का है तो आपको जो है सारा बुलियन अलजेब्रा का रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन ये मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें एक्स नॉट का, ठीक है, तो एक्स नॉट में क्या होता है, जो एक्स में होता है उसका उल्टा करते हैं। जैसे यहाँ जीरो है तो उसका उल्टा वन, जीरो का उल्टा यहाँ पर वन, जीरो का उल्टा यहाँ वन और जीरो का उल्टा यहाँ वन। फिर यहाँ पर चारों वन है तो इसका चारों को उल्टा कर दीजिए, चार जीरो हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगला जो है वो हमारा है जेड नॉट, ठीक है, सॉरी वाई नॉट। तो वाई नॉट के लिए क्या है, वाई का उल्टा कर दो, डबल जीरो तो यहाँ पर डबल वन, यहाँ डबल वन तो यहाँ पर कन्वर्ट कर दो डबल जीरो, डबल जीरो डबल वन, डबल वन डबल जीरो। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जेड नोट का। ठीक है, जेड नोट में क्या होगा, जेड का उल्टा करो, ये जेड है यहाँ पर जेड नोट है, जीरो वन तो यहाँ करो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या होगा, इसके बाद अगला काम बेसिकली ये होगा कि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, ये एक टर्म निकालना, कौन सा, एक्स नॉट वाई और जेड नॉट। तो यहाँ से ये एक्स नॉट कॉलम
यहाँ से ये वाई कॉलम और यहाँ से ये जो है जेड नॉट कॉलम। चूंकि मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन में जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता है, तो 0 × 1 × 1 जीरो हो जाएगा, 0 × 1 × 0 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 × 1 × 1 सारा वन होता तो ही वन होता मल्टीप्लीकेशन में, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जहां भी देखिएगा ना ये सब जीरो ही हो जाना है। ठीक है, ये दो जीरो है तो दो जीरो तो ऐसे ही नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ वन वन है लेकिन यहाँ पर तो दो जीरो है, तो इसके चलते यहाँ पर ये। ठीक, उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स वाई नॉट इसको भी मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे। ठीक है, एक्स वाई नॉट, तो कहाँ है हमारा एक्स वाई नॉट, ये देखिए यहाँ पर हमारा एक्स है और यहाँ पर हमारा वाई नॉट है। 0 × 1 जीरो, यहाँ तो चारों जीरो है, 0 0 0, तो ये चार जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। फिर देखिए वन है और यहाँ वन है, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, फिर 1 × 0 0 और 1 × 0 0। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने वाला रूल बड़ा इजी है। जोड़ने वाले में क्या होता है, एक भी वन दिख गया तो जोड़ने के बाद वो वन ही होगा। जैसे यहाँ दोनों जीरो है तो जीरो, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, है ना, 0 + 0 0, 0 + 0 0। तो ये इस प्रकार से आपने एक ट्रुथ टेबल बनाया दिया गया एक्सप्रेशन का। तो फाइनल आंसर जो है वो आपको मिलता है कहाँ पर, ये लास्ट वाले कॉलम में, यानी कि यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन बी भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो सेक्शन बी में बहुत सारा क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन बनाना केवल पांच को था, केवल पांच ही बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा था, एट था, 9 था, 10 था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 14 था। तो कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, सात में से केवल क्या बनाना था, केवल आपको पांच ही बनाना था। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी देखते हैं, पार्ट बी का सेक्शन सी, जो कि है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आंसर एनी थ्री क्वेश्चंस, आपको केवल तीन का ही आंसर देना है। और एक क्वेश्चन के लिए या एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो तीन क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे, टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसको काफी ध्यान से समझना है। ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, आपको प्रोग्राम लिखना है, और ये प्रोग्राम आप तभी लिख पाएंगे अगर आपको क्लास का कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये क्लास पे बेस्ड है ना, आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो टॉपिक है उस पे बेस्ड है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि डिफाइन अ क्लास रिजॉर्ट, रिजॉर्ट नाम का एक क्लास बनाइए C++ में, विथ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, इसमें ये डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए। पहले यहाँ पर बताया जा रहा है आपके क्लास में जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो एक होगा RNO, ये आपका एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम लोग जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर बोलते हैं। तो ये आपका वेरिएबल है, मतलब ये एक डेटा मेंबर है जो क्या स्टोर करेगा, रूम नंबर। ठीक है, रिजॉर्ट आप जानती हैं, रिजॉर्ट जहां पर लोग ठहरते हैं, है ना, होटल के जैसा। तो RNO होगा आपका रूम नंबर के लिए। फिर नेम, नेम एक डेटा मेंबर है जहां पर आप स्टोर कर पाएंगे कस्टमर का नाम। फिर है चार्जेस, ठीक है, अगर कोई रिसोर्ट में टिकेगा रुकेगा तो उसको कुछ चार्ज लगेगा पर डे। तो ये आपका डेटा मेंबर है टू स्टोर पर डे चार्जेस, प्रत्येक दिन का चार्ज क्या होगा वो आपको स्टोर करना है इसमें। फिर है आपका है डेज, ये आपका डेटा मेंबर है टू स्टोर नंबर डेज ऑफ स्टे, कितने दिन रुक रहे हैं, 2 दिन रुक रहे हैं या 4 दिन रुक रहे हैं रिजॉर्ट में, वो आपको यहाँ पर इस डेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा। अगला है यहाँ पर कंप्यूट, कंप्यूट जो है ये आपका मेंबर फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या करेगा या इस फंक्शन के द्वारा आप क्या काम करवाएंगे, फंक्शन टू कैलकुलेट अमाउंट एज डेज इनटू चार्जेस, ये फंक्शन क्या करेगा, अमाउंट कैलकुलेट करेगा। कैसे, तो कितना दिन रुका, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड बाई एक दिन का चार्ज कितना है। जैसे हम एक दिन का चार्ज मान लीजिए 2,000 है, तो 5 दिन का कितना हो गया, 10,000। तो ये 10,000 कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है कंप्यूट। अब बात करते हैं पब्लिक मेंबर्स की। ठीक है, पब्लिक मेंबर में आपका गेट इन्फो जो है ये भी आपका एक मेंबर फंक्शन है। अ फंक्शन टू एंटर कंटेंट फॉर RNO, एक ऐसा फंक्शन जिसके जरिए आप इनपुट कराएंगे रूम नंबर, नेम, चार्जेस पर डे और कितने दिन रुका वो। फिर है आपका डिस इन्फो, ये भी आपका एक मेंबर फंक्शन है। इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा डिस्प्ले करने के लिए कि रूम नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, कस्टमर का चार्जेस क्या है, डेज क्या है, और अमाउंट, वो अमाउंट जो आपका कंप्यूट नाम का फंक्शन कैलकुलेट करके देगा वो। तो वहां बताया भी गया है कि अमाउंट टू बी डिस्प्लेड बाय कॉलिंग फंक्शन कंप्यूट, है ना, कंप्यूट फंक्शन को कॉल करवा करके। यहाँ पर कहा गया है राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है।
याद रखिएगा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है, तो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई प्रोग्राम लिखने के लिए आता है तो याद रखिए आपका क्या क्या चीज क्लियर होना चाहिए। आपको क्लास 11 का जो C++ का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। बेसिकली फंक्शन क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी एरे का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो एरे थोड़ा सा आपका क्लियर होना चाहिए। लूप वगैरह जो है ये आपका जो है क्लियर होना चाहिए। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच, इसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। अब इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आगे पता चल जाएगा। हम लोग क्लास बना रहे हैं, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। क्लास, और क्लास का नाम क्या है, रिजॉर्ट है। आप चाहे तो इसको पूरा कैपिटल में लिखना चाहो, या आप चाहे जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लास का नाम रिजॉर्ट है। इसके बाद हम लोगों को प्राइवेट सेक्शन में, अब देखिए प्राइवेट के लिए या तो आप यहाँ पर केवल प्राइवेट लिख दीजिए, या अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखते हैं तो आपको याद होगा कि बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर प्राइवेट नहीं लिखते हैं, बिना प्राइवेट लिखे ही अगर आप वेरिएबल वगैरह बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है प्राइवेट ही समझा जाता है। तो RNO रूम नंबर, इसका डेटा टाइप इंट लेंगे। फिर नेम, इसका डेटा टाइप कैरेक्टर एरे लेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है चार्जेस, ये फ्लूट लेंगे, रुपया पैसा में हो सकता है पर डे का चार्ज। फिर आपका डेज, कितना दिन रुकेगा कोई कस्टमर, इसका डेटा टाइप इंट। तो हमने ये 4 वेरिएबल यहाँ पर बनाया। इसके बाद आपको याद होगा हम लोगों को एक प्राइवेट सेक्शन में एक फंक्शन बनाना था, कंप्यूट मेंबर फंक्शन। तो कंप्यूट नाम का मेंबर फंक्शन, कुछ आर्गुमेंट हम पास नहीं कराने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, सिंपली डेज इनटू चार्जेस, जो भी दिन होगा जो भी चार्जेस होगा उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। क्योंकि ये रिटर्न होगा, ये कैसा वैल्यू रिटर्न होगा, ये एक फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने क्या लिखा है, फ्लोट लिखा है। अब आते हैं पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में 2 फंक्शन बनाना था, एक था आपका गेट इन्फो, ठीक है, जिसके जरिए आप सारा इनपुट लेंगे। तो हमने लिखा सी आउट इंटर रूम नंबर, तो सी इन RNO। फिर सी आउट इंटर कस्टमर नेम, तो हमने लिखा है गेट्स। ये जो गेट्स फंक्शन है ना, इसके लिए ही हम लोगों ने stdio डॉट एच फंक्शन का इस्तेमाल किया था। इस फंक्शन के माध्यम से किसी भी एरे में हम लोग कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं, तो गेट्स नेम। फिर है सी आउट इंटर चार्जेस, सी इन चार्जेस, सी आउट इंटर नंबर ऑफ डेज, सी इन डेज। तो ये फंक्शन के जरिए हम सारे वेरिएबल्स में वैल्यू इनपुट करवा लेंगे। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है डिस इन्फो, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। ये क्या करेगा, हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर एक AMT नाम का जो है वेरिएबल बना लिया है अमाउंट के लिए, है ना, अमाउंट को स्टोर करने के लिए, टोटल अमाउंट क्या बनेगा उसके लिए। हम लोग को यहाँ पर डिस्प करना यानी डिस्प्ले करना है इन्फॉर्मेशन को, तो सब कुछ डिस्प्ले करने वाला जो है सारा स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। सी आउट रूम नंबर RNO, ठीक है। सी आउट कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम को प्रिंट कराने के लिए हम लोग पुट्स फंक्शन लेंगे, पुट्स और एरे का नाम नेम है, इसके लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर stdi.h का इस्तेमाल किया था। फिर है सी आउट चार्जेस, चार्जेस, फिर है सी आउट नंबर ऑफ डेज, तो डेज। फिर यहाँ पर देखिए AMT, ठीक है, AMT नाम के वेरिएबल में अमाउंट आएगा। अब सवाल है कैसे आएगा, तो इसका जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फंक्शन जो आपका था ना कंप्यूट, उसको हम लोग यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। कैसे, देखिए ये आपका जो है कंप्यूट नाम के फंक्शन को कॉल कराएंगे। जैसे ही फंक्शन को कॉल कराएंगे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा कहाँ, जहां पर वो फंक्शन का डेफिनेशन है, कहां पर, ऊपर आ जाइए, यहाँ पर। यहाँ पर जब आप आते हैं तो क्या होता है कि अभी आपने जो ये जो फंक्शन था ना, कौन सा, ये फंक्शन गेट इन्फो, इसके जरिए आपने जो यहाँ पर डेज इनपुट कराया था, है ना, डेज हो सकता है 4 दिन 5 दिन कुछ भी इनपुट कराया होगा। इसके अलावा आपने कुछ चार्जेस इनपुट कराया था कि एक दिन का चार्ज मान लीजिए 1000 रुपया या 500 रुपया, जो भी होगा आप इनपुट कराए होंगे। तो यहाँ आपने जो है चार्जेस जो है इनपुट कराया था और डेज इनपुट कराया था। तो ये फंक्शन क्या करेगा ना, कंप्यूट नाम का फंक्शन वही डेज लेगा जो भी 4 दिन 6 दिन है, और वही चार्जेस पर डे चार्जेस 1000 रुपया या 500 रुपया जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सवाल है कहाँ रिटर्न करेगा, उत्तर है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, आप नीचे आ जाइए, ठीक है, नीचे हम लोग आते हैं थोड़ा सा, है ना, इत्मीनान से ध्यान से देखना है। नीचे आइए, नीचे आइए और यहाँ पर, ठीक है। जब फंक्शन कॉल हुआ था तो हम लोग गए थे इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास, और वहां से फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न किया। वो कहाँ रिटर्न हुआ, यहीं पर रिटर्न हुआ। तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आया होगा, जैसे 6000 या 10,000 जो भी है, वो AMT नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है।
अब अमाउंट आपको मिल चुका है, इसके बाद आगे बढ़िए, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, जो भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होकर के आया होगा उसको हम लोग क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो ये तो मैंने क्लास समझा दिया कि क्लास के अंदर ये चीजें होंगी, ये फंक्शन होंगे, ये वेरिएबल होंगे, ये फंक्शन इस तरीके से काम करेगा, वो फंक्शन उस तरीके से काम करेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कहाँ से रन करना शुरू करता है, मेन फंक्शन से। तो एक बार हम लोग यहाँ पर क्लास को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें थी आपके क्लास में। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, फिर क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम, फिर आपके प्राइवेट सेक्शन में जो भी वेरिएबल था वो लिखें, फिर प्राइवेट सेक्शन में जो फंक्शन था हमने उसको लिखा। ठीक है, यहाँ तक चीजों को समझ गए। इसके बाद आते हैं हम लोग पब्लिक सेक्शन में। जब आप पब्लिक सेक्शन में आते हो तो पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन के बारे में बात हुआ था। एक था आपका गेट इन्फो। तो गेट इन्फो के जरिए हम लोग क्या काम करने वाले थे, गेट इन्फो के जरिए हम लोग को सारा वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाना था, वो हम यहाँ पर करवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद था आपका डिस्प इन्फो। डिस्प इन्फो के जरिए हम लोग को क्या करवाना था, सारा इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना था। तो वो सारा कोड हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। लेकिन प्रोग्राम कहाँ से रन करता है, मेन फंक्शन से। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन लगाया, फिर हमने लिखा रिजॉर्ट आर। याद रखिएगा रिजॉर्ट जो है ये मेरे क्लास का नाम है, और आर जो है ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। कोई भी सी प्लस प्लस में क्लास इन ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम होता है, तो क्लास अगर है तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, उसके बाद ये है, हमने यहाँ पर लिखा कि आर डॉट गेट इन्फो। रूल याद कीजिए, गेट इन्फो जो है एक पब्लिक फंक्शन था। ठीक है, गेट इन्फो भी और डिस्प इन्फो दोनों हमारा क्या था, पब्लिक फंक्शन था। पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। इसलिए हमने आर डॉट इन्फो है ना, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके गेट इन्फो फंक्शन को कॉल किया। अब फंक्शन जब कॉल होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ करके प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा हम लोग का इस जगह पर। और यहाँ पर सारा वैल्यूज हम लोग इनपुट करा लेंगे। सारा वैल्यूज इनपुट होने के बाद वापस आएंगे मेन में ही। मेन में आए कहाँ, आर डॉट डिस्प्ले यहाँ पर। अब डिस्प्ले नहीं, डिस्प इन्फो, फिर डिस्प इन्फो से फंक्शन कॉल होगा, है ना। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो जाएंगे डिस्प इन्फो के पास। जब आप जाते हैं डिस्प इन्फो के पास तो डिस्प इन्फो ये सारे इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, यहीं से कंप्यूट नाम का फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, और फिर जो भी कंप्यूट नाम का फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो एएमटी में स्टोर हो जाएगा। फिर एएमटी का वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका कि मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने गेट इन्फो कॉल कराया, इसने अपना काम किया। फिर डिस्प इन्फो फंक्शन को कॉल कराया, इस फंक्शन ने भी अपना काम किया, सारा कुछ प्रिंट करके वापस आप मेन में आओगे गेट ch, एंड फिर आपका प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये था आपके कंप्लीट प्रोग्राम। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, हो सकता है वे लोग जो है प्रोग्रामिंग नहीं किए हुए हैं, उनको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उनके लिए फिर एक ही विकल्प है, कोड को रटना, जो कि काफी मुश्किल काम है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस का। एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी 5 नंबर के लिए है, तो आंसर थोड़ा सा लंबा देना पड़ेगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, इसके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार कौन से हैं वो लिखना है। और एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। और वो जितने भी प्रकार होते हैं इनहेरिटेंस का, उनमें से केवल एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर लिखते हैं इसका, इनहेरिटेंस क्या होता है। The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance। वो क्षमता जिसमें हम किसी दूसरे क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के एक नया क्लास बनाते हैं, इसको, इस क्षमता को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। जब भी हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा आपका बेस क्लास और एक आपका आएगा डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो देखिए बेस क्लास किसको कहते हैं, एक क्लास है, ठीक है, एक ओल्ड क्लास, एक पुराना क्लास है, और एक नया क्लास है, जो नया क्लास हम बना रहे हैं। नया क्लास कैसे बन रहा है, पुराने क्लास का कुछ प्रॉपर्टीज को ले करके। ठीक है, तो ये जो पुराना क्लास है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं। और ये जो नया क्लास होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो ये तो आपको मैंने सरल भाषा में समझा दिया, लेकिन सरल भाषा में समझाने के बाद एग्जाम में तो आंसर लिखना होगा ना। तो आंसर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है। अ बेस क्लास इज ए क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम विच अदर क्लास आर डिराइव्ड। बेस क्लास वो क्लास होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिससे कोई अन्य क्लास डिराइव होता है, यानी कि निकलता है। फिर बात आता है व्हाट इज डिराइव्ड क्लास। अ क्लास दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। वो क्लास जो किसी एग्जिस्टिंग मतलब किसी ओल्ड क्लास से बना है, उस नए क्लास के बारे में कर रहा है, उसको हम लोग डिराइव्ड क्लास कहते हैं। द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास। जो डिराइव्ड क्लास होता है वो बेस क्लास का प्रॉपर्टीज को लेता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का, है ना। इनहेरिटेंस हम लोग को 5 प्रकार का पढ़ना है आपके सिलेबस में, जिसमें से सबसे पहला है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस को रफली समझ लीजिए, अगर एक बेस क्लास हो और उससे एक नया क्लास निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं। यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, इसको आप सिंगल समझ लीजिए। ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास और उससे निकला हुआ केवल एक ही डिराइव्ड क्लास होना चाहिए। इन दिस इनहेरिटेंस अ सिंगल क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस क्लास, है ना, केवल एक क्लास निकलेगा एक सिंगल क्लास से। All data member of the base class are accessed by the derived class according to the visibility mode। जो जितने भी डेटा मेंबर होंगे बेस क्लास के, जितने भी मेंबर होंगे वो डेराइव क्लास में आते हैं अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड के अनुसार। अब विजिबिलिटी मोड क्या होता है ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है, और ये सारा कुछ आपको जो है इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर में मिल जाता है। इनहेरिटेंस का जो है 2-3 लेक्चर है आपके इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है क्लास 12 का लेक्चर्स में, तो वहां पर जाकर के आप अगर डिटेल से समझना है इनहेरिटेंस को तो जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मुश्किल से 3 वीडियोस होंगे इनहेरिटेंस का, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है, आधे आधे घंटे का वीडियो है। आप इनहेरिटेंस समझ लीजिए, क्योंकि इनहेरिटेंस से, है ना, आधे आधे घंटे मतलब 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे का वीडियो देखिए, कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में तो आता ही आता है इनहेरिटेंस से। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि बेस क्लास के मेंबर डेराइव क्लास में आते हैं किसके अनुसार, विजिबिलिटी मोड के अनुसार। और विजिबिलिटी मोड कितना होता है, 3 होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक होता है। दैट इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के दौरान जब हम लोग कोडिंग लिखते हैं ना, तो कोडिंग लिखने के दौरान हम लोग ये विजिबिलिटी मोड को भी लिखते हैं। उससे तय होता है कि बेस क्लास के कौन मेंबर डेराइव क्लास में आते हैं और किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग ही टॉपिक है विजिबिलिटी मोड, वो जब आप समझेंगे तो इस बात को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम लोग यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस का ही एक जो है प्रोग्राम कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको कहा गया था ना कि जितना भी प्रकार होता है इनहेरिटेंस का उनमें से केवल एक को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो हम लोग यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा इनहेरिटेंस है और इसका कोडिंग थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, istream.h, हम लोग एक क्लास बनाए अकाउंट नाम का। इसके पब्लिक सेक्शन में जो है एक वेरिएबल है सैलरी नाम का, जिसमें कि 60,000 स्टोर है, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और क्लास बना रहे हैं प्रोग्रामर। ये जो अमाउंट है ना ये आपका बेस क्लास है, और ये जो प्रोग्रामर है ना ये आपका डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास कैसे बनाया जाता है, डिराइव्ड क्लास को बनाने का तरीका होता है क्लास कीवर्ड लिखिए, फिर डिराइव्ड क्लास का नाम लिखिए, फिर यहाँ कोलोन लगाइए। उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लिखते हैं। विजिबिलिटी मोड या तो पब्लिक या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड होता है, हमने यहाँ पर पब्लिक लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बेस क्लास का नाम लिखिए, है ना। तो ये बेस क्लास है और ये आपका डिराइव क्लास है। इससे पता चल रहा है कि ये जो आपका डिराइव क्लास है ये इस बेस क्लास से डिराइव हुआ है। ये जो आपका डिराइव क्लास है इसका अपना पब्लिक मेंबर है बोनस, जो क्या दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, चूंकि आपका जो प्रोग्रामर नाम का जो क्लास है वो किस क्लास से निकला है, अकाउंट नाम के क्लास से निकला है। तो आपका ये जो मेंबर है ना, कौन, सैलरी, ये सैलरी इनहेरिट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक वाला जो मेंबर है ना, ये जो मेंबर है ये इनहेरिट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका नया क्लास बना ना, इस क्लास में 2 मेंबर हो गए, एक इसका खुद और एक जो इनहेरिट होकर के आया वो। तो ये दोनों क्लास, ये आपका बेस क्लास हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिराइव क्लास हो गया। इसके बाद आता है क्या, कि आप जानते हैं कि कोई भी C++ के प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन तो होता ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये आपका क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आए, फिर ये प्रोग्रामर क्या था, ये आपका डिराइव्ड क्लास था। क्या था आपका, डिराइव्ड क्लास था। तो याद रखिएगा कि इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में हम लोग जो है ना डिराइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डिराइव्ड क्लास हमारा प्रोग्रामर है, P1 जो है ये इस डिराइव्ड क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर हम लोग लिखेंगे सी आउट सैलरी, P1 डॉट सैलरी, ठीक है। फिर सी आउट बोनस, P1 डॉट बोनस। चूंकि सैलरी डिराइव होकर के आया था और बोनस इसका खुद का अपना मेंबर था, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम लोग पब्लिक मेंबर को एक्सेस करते हैं। ये रूल अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ा होगा। उसी रूल के तहत यहाँ लिखा है P1 डॉट सैलरी, तो सैलरी प्रिंट करेगा 60,000 और P1 डॉट बोनस ये प्रिंट करेगा हमारा 5,000, ठीक है। तो देखिए इनहेरिटेंस में बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। इनहेरिटेंस को समझने के लिए पहले आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है, तभी जाकर के आपको जो है इनहेरिटेंस भी समझ में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो है हमने केवल इनहेरिटेंस का एक प्रकार पढ़ा जो कि हमारा था सिंगल इनहेरिटेंस, हमने इसका प्रोग्राम भी देख लिया। अब है हमारा दूसरा प्रकार, वो है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है ना कि 2 या 2 से ज्यादा बेस क्लास होंगे और एक क्लास क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। यही बात यहाँ बताया गया है, द इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास कैन इनहेरिट और डिराइव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस इज नॉन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर कोई क्लास
एक से ज्यादा क्लास का प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को लेता है और ले करके बनता है, उसको हम लोग कहते हैं, या इस इनहेरिटेंस को कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट स्पेसिफाइज एक्सेस स्पेसिफायर सेपरेटली फॉर ऑल द बेस क्लासेस एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर कह रहा है एक्सेस स्पेसिफायर आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात को समझने के लिए फिर से वही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अगर आपको याद है तो ये बात को आप समझ सकते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कुछ स्टूडेंट को ये भारी लग रहा है आपको थोड़ा सा समझना याद करना, तो कम से कम केवल इतना लिख दो, कितना लिख दो, केवल इतना लिख दो कि the inheritance in which a class can inherit or derive the characteristics of multiple classes is known as multiple inheritance। आप केवल इतना भी आंसर लिख दो चलेगा, ठीक है, आगे का लाइन ना लिखो तो भी चलेगा। अब आते हैं थर्ड। थर्ड क्या है आपका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास, उससे निकलेगा दूसरा क्लास, उससे निकलेगा तीसरा क्लास। अब जो यहाँ पर जो ये बीच वाला जो क्लास है ना, ये एक तरह से बेस क्लास भी है, किसके लिए? सी के लिए। और एक तरीके से ये जो बी है ना, ये डेराइव्ड क्लास भी है ना, किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि ए से निकला है बी, इसलिए बी जो है डेराइव क्लास कहलाएगा ए के लिए। और बी से निकला है सी, इसलिए सी के लिए बी कहलाएगा क्या? मेरा बेस क्लास। वही सारा बात मैंने यहाँ पर लिखा है सारा कुछ आंसर में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास कैन बी derived फ्रॉम अनदर derived क्लास इज नॉन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, कोई क्लास जो खुद डेराइव हुआ है जैसे कि बी, अब उससे एक और क्लास डेराइव हो रहा है सी, ठीक है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिख करके बता दिया है कि हाँ, मान लीजिए एबीसी जो है तीन क्लास है, ए जो है वो बेस क्लास है जिससे कि बी निकला है ना। तो बी क्या हो गया? बी डेराइव्ड क्लास हो गया, है ना। बी क्या हो गया? बी क्या हो गया? डेराइव्ड क्लास हो गया ए के लिए। अब क्या हो रहा है कि सी जो है ये भी एक क्लास है जो कि डेराइव हुआ किससे? बी से, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका जो क्लास बी है ना, वो क्लास सी के लिए एक बेस क्लास की तरह काम करेगा। लेकिन बी बी खुद एक डेराइव क्लास है, किसके किसके लिए? है ना, किसके संदर्भ में? ए के संदर्भ में, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान से आप पढ़ना, ध्यान से पढ़कर सोचना। जो लोग नहीं पढ़े इनहेरिटेंस उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़कर ध्यान से पढ़ना और सोचना, और जो लोग पढ़े हुए उनको तो आंसर समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और उससे बहुत सारे डिराइव क्लास निकलेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली आपका कि द इनहेरिटेंस इन विच अ सिंगल बेस क्लास इनहेरिट मल्टीपल डिराइव क्लास इज नॉन एज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास होगा और उससे बहुत सारे क्लास इनहेरिट होंगे, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इनहेरिटेंस हैज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह का जो इनहेरिटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ट्री लाइक होता है, पेड़ की तरह होता है। सिंस एवरी क्लास एक्ट एज बेस क्लास फॉर वन और मोर चाइल्ड क्लास, क्योंकि यहाँ पर एक क्लास जो होता है ना, ये जो क्लास है ये सबके लिए क्या है? एक पेरेंट की तरह काम कर रहा है। तो एक पेरेंट क्लास हो गया, बाकी सब चाइल्ड क्लास हो गया। तो ये आपका जो है पेड़ की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये मिक्सअप होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से केवल यहाँ तक देखें ना, तो आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस नजर आएगा जैसे अभी ऊपर देखा था। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यहाँ देखें, कहाँ से कहाँ देखते हैं? यहाँ से यहाँ देखते हैं इस तरीके से, तो आपको ये नजर आएगा एक तरीके से कि ये तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, कि ए से बी निकला, बी से सी निकला। तो दो से अधिक प्रकार के, है ना, एक से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ देख लीजिए। इसमें कुछ चीजों को आप लिख सकते हैं एग्जाम में, चाहे तो आप पूरे चीजों को भी लिख सकते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस एज द नेम सजेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और ओवर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आगे बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल द क्लासेस इन अ प्रोग्राम आर इन सच एन अरेंजमेंट दैट दे शो बोथ सिंगल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस एट द सेम टाइम। आपको कभी कभी देख करके ऐसा लगेगा आपको इनहेरिटेंस के बारे में कि सिंगल इनहेरिटेंस है, और उसी वक्त आपको देख कर लगेगा कि नहीं ये तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। सच एन अरेंजमेंट इज नॉन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। This is a arguably the most complex inheritance among all types of inheritance in C++। C++ में जितने भी इनहेरिटेंस है सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। आप चाहे तो ये वाला जो लाइन है इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपका चलेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसके चलते जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इनहेरिटेंस को डिटेल से उनको कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी चीज तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन जो है ये आपका डेटा स्ट्रक्चर से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है।
यहाँ पर कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। यहाँ पर कह रहा है कि एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको इवेलुएट करना है यूजिंग स्टैक। स्टैक की मदद से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स किसको कहते हैं आपको याद होगा, जैसे अगर कहें कि 2+5, इसको कहेंगे इनफिक्स। लेकिन यही जो ऑपरेटर है ना, 2, 5 और प्लस, तो इसी को हमने इस तरीके से लिखा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका पोस्ट फिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2+5 को देख के तो समझ में आ जा रहा है कि हाँ सर इसका आंसर 7 होगा, लेकिन कोई लिख दे 2, 5, है ना, 2, 5 प्लस, तो इसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ सर 2 और 5 को क्या करना है, 7 करना है। लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से मिले, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करना आसान था क्योंकि एक ही ऑपरेटर था, और यहाँ तो बहुत सारा ऑपरेटर है, तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और सॉल्व कैसे करना है, स्टैक की मदद से। तो जो बच्चे स्टैक पढ़े हुए हैं उनको समझ में आएगा, जो स्टैक नहीं पढ़े हुए हैं उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा है 150, 40, 10, +15, 10 माइनस, फिर है कॉमा प्लस, फिर कॉमा है मल्टीप्लीकेशन। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बनाइए। पहला का जो है टेबल में जो है पहला जो कॉलम होगा उसका नाम स्टेप रखिए, दूसरे कॉलम का नाम इनपुट सिंबल या एलिमेंट रखिए, तीसरे कॉलम का नाम जो है स्टैक रखिए, चौथे कॉलम का नाम रखिए इंटरमीडिएट आउटपुट या फाइनल आउटपुट। क्या करना है, सबसे पहले ये जो है लेफ्ट टू राइट चलिए, सबसे पहले एलिमेंट उठाइए 150। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, 150 को स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो स्टैक में 150 आ गया। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, 40 है, तो 40 जो है इसको भी पुश करेंगे तो ये भी स्टैक में आएगा। 150 के बाद क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट 10 है ना, तो थर्ड स्टेप में 10 को पुश करेंगे तो होगा आपका 150, 40, 10। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्लस। प्लस जो कि एक ऑपरेटर है, तो जो प्लस जब ऑपरेटर मिलता है तो ये स्टैक में नहीं जाएगा। हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इमीडिएटली पॉप टू एलिमेंट, दो एलिमेंट को निकाल लीजिए। किसको किसको निकालेंगे, 40 और 10 को, है ना। 10 और 40, क्योंकि लास्ट टाइम 10 गया था और उससे पहले 40 गया था, तो 10 और 40 को निकाल लीजिए। निकाल करके वो जो प्लस था ना वो प्लस कर दीजिए। तो हमने साइड में यहाँ पर किया, ये था ना इंटरमीडिएट आउटपुट। 40 जोड़ 10 क्या हुआ, 50 हुआ। इसके बाद पांचवें स्टेप में क्या करेंगे कि पुश रिजल्ट 50 को वापस स्टैक में डाल दीजिए, क्योंकि आपका ये संख्या है, याद रखिएगा संख्या को स्टैक में डालते हैं। तो 150 के बाद 50 आ गया। इसके बाद आता है यहाँ पर 15, तो 15 को पुश करेंगे तो देखिए यहाँ पर 15 आ गया। फिर अगला है 10, तो 10 को भी पुश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, अब चार एलिमेंट यहाँ पर हो गया। इसके बाद मिलता है माइनस, जैसे ही माइनस मिलेगा तो लास्ट टू एलिमेंट को जो है ना हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको इवेलुएट करेंगे। तो लास्ट दो आइटम क्या था, 15 और 10 था, तो 15 10 को निकालें, चूंकि माइनस था तो हम लोग जो है इसको घटा दिए। याद रखिएगा जिस क्रम में है ना 15 10, उसी क्रम में बाहर निकाल के उसके बीच में ऑपरेटर लगा देना है, ये नहीं कि 10 - 15, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 में से 10 को घटाएं तो क्या आया आपका, यहाँ पर 5 आया। अब इस 5 को वापस जो है स्टैक में पुश कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी नवा स्टेप में कि पुश रिजल्ट 5, तो 150 और 50 पहले से था, 5 को यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर प्लस है, जैसे ही प्लस होगा तो फिर आखिरी दो एलिमेंट निकलेगा कौन, 50 और 5। 50 5 जो है वो 55 होगा। इस 55 को वापस है ना पुश रिजल्ट 55 को फिर से आप जो है स्टैक में डाल दीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा जो अगला ऑपरेटर है, और शायद मेरे ख्याल से अंतिम ऑपरेटर है, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, है ना, ये ऑपरेटर मिलेगा 12th स्टेप में, तो दो एलिमेंट को निकालिए। तो 150 और 55 को निकाल देंगे तो स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 गुना 55, 82 50 यहाँ पर आएगा। फिर इस 82 50 को रिजल्ट को क्या करिए, आप स्टैक में डाल दीजिए। अब देखिए नो मोर एलिमेंट, नो मोर एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि इधर अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा कि ये जो आपका स्टैक में वैल्यू पड़ा हुआ है 8250, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो इसको आप पॉप कर लीजिए और यही जो है आपका क्या होगा, आंसर हो गया। दैट मीन्स कि ये जो आपने क्वेश्चन देखा, ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था, इसको सॉल्व करके जो आंसर आया 8250 आया, तो हमने इसको किसके मदद से किया, स्टैक की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए है, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो सोचिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है के मैप का है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, F A, B, C, D, चार वेरिएबल वाला के मैप बनाना है। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 3 4 5 7 11 13 और 15। तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पहले लिखा। आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो जीरो है ना, इसको आप लिखेंगे F = M0 + M3 +
M4 है ना, M5 प्लस M7 प्लस M11 प्लस M13 प्लस M15। ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके बाद आप ये देखिए कि ये जो मिन टर्म है, इसको मिन टर्म बोलते हैं ना, स्मॉल M0 M3 मिन टर्म, इसको लिखिए आप। इसका डेजिग्नेशन तो खैर ये तो खुद है ही, इसके लिए टर्म लिखिए। तो 0 मतलब 0 का बाइनरी, 3 मतलब 3 का बाइनरी, 4 मतलब 4 का बाइनरी 4 डिजिट में, और 5 मतलब 5 का बाइनरी, 7 मतलब 7 का बाइनरी, ये 11 का बाइनरी, ये 13 का बाइनरी, ये 15 का बाइनरी है। जहां जीरो होता है वहां नॉट लगाते हैं, तो होगा ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट बी नॉट सी नॉट और डी नॉट, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट बी नॉट सी नॉट और डी नॉट। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखना। यहाँ पर हमने किया क्या, वो जो है हमारा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने ए नॉट बी नॉट सी डी, यहाँ लिखा ए नॉट बी सी नॉट डी नॉट, यहाँ लिखा हमने ए नॉट बी सी नॉट डी, यहाँ लिखा हमने ए नॉट बी सी डी, यहाँ लिखा हमने ए बी नॉट सी डी, यहाँ हमने लिखा ए बी सी नॉट डी, यहाँ हमने लिखा ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला काम क्या होता है, अब अगला काम बेसिकली ये होता है कि आप जो है 4 वेरिएबल वाला एक के मैप बनाइए। ठीक है, हमने 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाया। हमने यहाँ पर लिखा 0 0 0 1 1 1 और 1 0, हमने यहाँ लिखा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। के मैप जो पढ़े वो जानते भी होंगे। 0 0 के लिए ए नॉट बी नॉट, 0 1 के लिए ए नॉट बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी नॉट, 0 0 के लिए सी नॉट डी नॉट, 0 1 के लिए सी नॉट डी, 1 1 के लिए सी डी, और 1 0 के लिए सी डी नॉट। ठीक है, अब क्या करना है, बड़ा आसान है। आपको केमैप में याद होगा कि केमैप में क्या करते थे, हम लोग कुछ नंबर भरते थे। ठीक है, ये नंबर का जो प्लेसमेंट है वो फिक्स रहता था। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4 5 6 7, ये फिक्स रहता था इसका जगह, है ना। 8 यहाँ होगा, 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो के मैप का कंसेप्ट जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो ही आप इसको जल्दी समझ पाओगे जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। खैर, मुझे सॉल्यूशन बताना था इसलिए मैं सॉल्यूशन केवल बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपके क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई थी, जैसे यहाँ पर 0 3 4 5 7 11 13 15, ये नंबर खोजिए कौन कौन से बॉक्स में है। तो 0 आपको यहाँ दिख रहा है तो यहाँ आप 1 भर दीजिए, यहाँ 4 दिख रहा है तो वहां भी 1 भर दीजिए। मतलब ये जो वैल्यूज ढूंढिए और उस बॉक्स में आप क्या भर दीजिए, 1 1 भर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने 1 कहाँ भरा है, वहीं भरा है जहां पर ये वैल्यू से 15 है। ठीक है, तो 15 कहाँ था, 15 यहाँ था तो हमने यहाँ 1 भर दिया। फिर 13 है, 13 कहाँ है, 13 यहाँ, तो हमने यहाँ 1 भर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके बाद क्या होता है, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग किया जाता है 2 का, 4 का और 8 का, है ना। 2 का 1, 4 1 का और 8 1 का। सबसे पहले कोशिश तलाशा जाता है कि 8 का ग्रुप, तो 8 का संभव नहीं था। हमने 4 का दो दो ग्रुप किया, एक ग्रुप यहाँ पर किया 4 1 का और एक ग्रुप हमने यहाँ पर किया 4 1 का, ये तो ये हो गया 2 क्वाड। और 2 ग्रुप हमने यहाँ पर किया, ये हो गया हमारा एक पेयर। ठीक है, अब क्या है हम लोगों का कि एक पेयर और 2 क्वाड, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा पेयर कौन कौन सा था, तो M0 और M4 था। ठीक है, मैंने M0 M4 कैसे लिख दिया, देखिए ये M0 और ये आपका M4। उसके बाद पहला क्वाड जो है वो है हमारा M5 M7 M15 M13, तो ये हो गया आपका M5 M7 M13 और M15। और जो मेरा तीसरा जो क्वाड है वो है आपका M3 M7 M15 और M11, यानी ये हो गया M3 M7 M15 और M11। ठीक है, अब हमने ग्रुप तो कर लिया, अब इन ग्रुप को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्रुप का सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले पेयर सॉल्व कर रहे हैं, M0 प्लस M4। तो M0 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया M0 का लिखेंगे A, है ना। M0 कहाँ से लिख लेंगे, आप देखिए यहाँ से लिखेंगे। M0 का क्या लिखा हुआ है, A नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख किया A नॉट बी नॉट, नॉट को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। ठीक है, A नॉट बी नॉट सी नॉट और डी नॉट। इसके बाद M4 का लिखेंगे। M4 का मुझे याद है क्या है ना, यहाँ पर होगा A नॉट, फिर यहाँ पर होगा B, है ना, फिर होगा C नॉट, फिर यहाँ पर होगा डी नॉट। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन से वेरिएबल में चेंज हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पर B में चेंज हुआ, यहाँ पर B नॉट था और यहाँ पर क्या है B, उसको काट देंगे और जो बचा हुआ उसको लिख देंगे A नॉट C नॉट और D नॉट। याद रखना है एक पेयर को सॉल्व करने पर लिए एक ही वेरिएबल कटता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं सॉल्विंग क्वाड 1, M5। M5 का जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर A नॉट B C नॉट D।
उसके बाद आता है M7। M7 का होता है आपका A0 BCD। अब आप देखिए किसमें चेंज हुआ है, तो यहाँ पर सी में चेंज हुआ है, यहाँ पर C0 था, यहाँ पर सी है, जो चेंज उसको काट दीजिए। काटने के बाद याद रखना, इसका बचा हुआ नहीं लिखना पिछले वाले की तरह कि जो बच गया A0 BCD तो बचा हुआ लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब आता है M15 का। M15 का जो है हम लिखेंगे, M15 का होता है ABCD, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि सी कट चुका है इसलिए सी को नहीं लिखेंगे, केवल हम यहाँ पर डी लिखेंगे, है ना, याद रखना। होता तो 15 का जो है वो ABCD होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सी चूंकि कट चुका है इसलिए सी को यहाँ पर हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो लिखे हम लोग ABD। तो M15 का ही लिखें। अब कंपेयर कराइए प्रीवियस वाले से यहाँ कंपेयर कराइए। जब कंपेयर आप कराते हैं तो क्या देखते हैं, किस में चेंज हुआ है ना, ए में चेंज हुआ है, कट गया। अब जो बच्चा उसको BD लिख दीजिए। अब बोलेंगे सर M13 के लिए नहीं लिखेंगे, तो इसका उत्तर ये है कि जब भी हम लोग किसी क्वाड को यानी चार का ग्रुप को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम दो वेरिएबल कटता है, दो वेरिएबल ऑलरेडी कट चुका है, इसलिए हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे, है ना। अब आते हैं अगला जो क्वाड है उसको सॉल्व करते हैं। M3। M3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A0 B0 CD, ठीक है। फिर है आपका M7। M7 का होता है A0 BCD, किसमें चेंज हुआ, बी में हुआ, बी को काट दीजिए। फिर M15 का होता है ABCD। यहाँ पर जो है बी कट चुका है इसलिए हम लोग यहाँ पर बी को नहीं ले रहे हैं, केवल हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं ACD। अब कंपेयर कराइए, कंपेयर कराते ए में चेंज हुआ, ए को काट दिए, क्या बचा, केवल CD बचा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर बेसिकली आप अब फाइनल वैल्यू लिखेंगे। पहला जो आपने पेयर को सॉल्व किया था वो था A0 C0 D0, तो यहाँ लिखिए A0 C0 D0 प्लस, है ना, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट है, फिर है BD एंड देन है CD, तो यहाँ पर लिखिए BD और फिर यहाँ पर लिखिए CD। यही आंसर है। नाउ हमारा फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक्सप्लेन इट। ठीक है, 5 नंबर के लिए तो जाहिर सी बात है लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। नेटवर्क क्या होता है इसको हम लोग जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में समझा देते हैं। A computer network is a connection between two or more network devices like computer, routers, switches to share network resources. कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, राउटर, स्विचेस, उसका जो है इंटरकनेक्शन होता है ताकि हम रिसोर्सेस को आपस में क्या कर सके, शेयर कर सके। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए, अ नेटवर्क और नेटवर्क कंप्यूटर इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में इस प्रकार से कनेक्ट किए जाते हैं कि वे आपस में डेटा को ट्रांसमिट कर सकें और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। यहाँ पर कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम अ मोबाइल फोन टू अ सर्वर। कोई मोबाइल फोन भी वो कंप्यूटिंग डिवाइस कह सकते हो, सर्वर को भी कह सकते हो, है ना। These devices are connected using physical wire such as fiber optics, but they can also be wireless। ये जितने भी डिवाइसेस हैं इसको आप जो है यूजिंग वायर भी जोड़ सकते हो या वायरलेसली भी जोड़ सकते हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जो है ऐसे तो बहुत सारा है, ठीक है, तीन ही हम लोग को बेसिकली पढ़ना रहेगा। पहला है लैन, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो डिजाइन टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस एंड सिस्टम विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। एक ऐसा नेटवर्क जो एक सीमित एरिया में, है ना, नेटवर्क करके बनाया गया है, बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़कर बनाया गया है, इसको लैन कहते हैं। द डिवाइसेस आर connected using multiple protocol for properly and efficiently exchanging data and services। यहाँ पर कहता है ये सारे डिवाइसेस बहुत सारे प्रोटोकॉल की मदद से आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये जितने भी डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं ये प्रॉपरली या इफिशिएंटली अपने बीच डेटा का जो है एक्सचेंज कर सके, अपने सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। एट्रीब्यूट ऑफ लैन नेटवर्क, है ना, चूंकि आंसर लंबा लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बाकी आप देख लीजिए, समझना आपको ज्यादा जरूरी है। एट्रीब्यूट मतलब क्या क्या फीचर्स होता है लैन का। द डेटा ट्रांसमिट स्पीड इन लैन नेटवर्क इज रिलेटिवली हायर देन अदर नेटवर्क टाइप्स मैन एंड वैन। आगे हम लोग मैन और वैन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसकी तुलना में जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है लैन का वो बहुत ज्यादा होता है। लैन यूजेस प्राइवेट नेटवर्क एड्रेसेस फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर डेटा एंड सर्विस एक्सचेंज। लैन जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस का इस्तेमाल करता है डेटा को या सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए। एंड इट यूजेस केबल फॉर नेटवर्क कनेक्शन, और यहाँ पर जो है केबल का इस्तेमाल करते हैं, वायरलेसली हम लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। डिक्रीजिंग एरर एंड मेंटेनिंग डेटा सिक्योरिटी, केबल का इस्तेमाल करने से हमारा जो है एरर कम होता है,
डेटा ट्रांसमिशन के दौरान, और हमारा सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा मेंटेन होता है, अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। अब बात करते हैं मैन का। द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन इज ए नेटवर्क टाइप दैट कवर्स द नेटवर्क कनेक्शन फॉर अ एंटायर सिटी और कनेक्शन फॉर अ स्मॉल एरिया। एक बड़े एरिया या एक शहर तक का जो नेटवर्क है, कंप्यूटर का नेटवर्क है, उसको हम लोग मैन कहेंगे। द एरिया कवर्ड बाय द नेटवर्क इज कनेक्टेड यूजिंग वायर्ड नेटवर्क लाइक डेटा केबल। और ये जो नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क को बनाने के लिए हम लोग जो है वायर्ड नेटवर्क यानी वायर का इस्तेमाल करेंगे। एट्रीब्यूट क्या है मैन का, वो जान लीजिए। नेटवर्क कवर्स एन एंटायर टाउन एरिया और अ पोर्शन ऑफ सिटी। एक बहुत बड़ा सिटी का एक बड़ा सा एरिया को जो है हम लोग कवर कर सकते हैं, या अगर कोई छोटा सिटी है तो पूरे सिटी को कवर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज रिलेटिवली हाई ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑप्टिकल केबल्स एंड वायर्ड कनेक्शन। अगर हम लोग ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो रिलेटिवली जो है थोड़ा हाई ही रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी तरह का नेटवर्क जो कि है आपका वैन। द वाइड एरिया नेटवर्क इज डिजाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर लार्ज डिस्टेंसेस लाइक स्टेट और बिटवीन कंट्रीज। है ना, शहर से आगे चले जाइए, एक राज्य हो गया, एक देश हो गया, या बहुत सारे देश आपस में अगर कोई एक नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर का, उसको हम लोग वैन कहेंगे। द कनेक्शंस इन वायरलेस इन मोस्ट केसेस एंड यूजेस रेडियो टावर्स फॉर कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब जो कनेक्शन होगा, वो मोस्टली वायरलेसली होता है। जैसे इंटरनेट एक मैन का एग्जाम्पल है, सॉरी वैन का एग्जाम्पल है। तो वो जो आपका इंटरनेट है वो वैन का एग्जाम्पल है। और आप इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं, वायरलेसली इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वैन है इसमें मोस्टली जो है वायरलेस जो है कनेक्शन होता है, और हम लोग कम्युनिकेशन के लिए रेडियो रेडियो टावर्स का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर बात करें, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है वैन नेटवर्क का, तो कह रहा है द स्पीड ऑफ वैन डेटा ट्रांसफर इज लोअर देन इन कंपैरिजन टू लैन एंड मैन नेटवर्क ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस कवर्ड। क्योंकि बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है वैन का वो बहुत कम होता है लैन और मैन की तुलना में। दूसरा, द वैन नेटवर्क यूजेस अ सैटेलाइट मीडियम टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन मल्टीपल लोकेशंस एंड नेटवर्क टावर्स। वैन जो है वो सैटेलाइट मीडियम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको बहुत सारा डेटा भेजना पड़ता है अलग अलग नेटवर्क टावर को। ठीक है, तो यहाँ पर सैटेलाइट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये था वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन क्या कीजिए, क्वेश्चंस भी बहुत सारा ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।